नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जब दूसरा पेपर आप देखते हैं तो दूसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना होता है, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में। यानी कि जो एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग होती है, सुदूर संवेदन जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में जानना है। एंड माने और जीआईएस, इसका मतलब आप लोग अगर ना जानते हो तो मैं आपको समझा दूं। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यानी जियोग्राफी में जो तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है उसका जो सिस्टम है, उसकी जो अवधारणा है या उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो एक प्रकार से तंत्र है वो कहाँ से आता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो इसी के बेसिक्स को समझेंगे, किस तरीके से हम सुदूर चीज़ों की जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग है, अब मान लेते हैं ये रिमोट है, ये डिजिटल बोर्ड का रिमोट है, ठीक है। ये इसी डिजिटल बोर्ड को टीवी में बनाने वाला रिमोट है। तब यहाँ से हम कहीं से भी दाब दें, अब तो ये है यहाँ पर दिखा करके नहीं दाबना होता है, ऐसे ही इधर मुँह करके हम दबा दें इसको तो भी यहाँ पर सेंसर के द्वारा काम कर लेता है। तो उसी को बोलते हैं सेंसिंग, यानी दूर से एक प्रकार से किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि उपग्रह वगैरह जो वहाँ पर ऊपर स्थापित किए गए हैं पृथ्वी के निगरानी के लिए, या जो नेटवर्क वगैरह हमारे पास आता है, या हम जो फ़ोन करते हैं, या हम लोग जो नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के तहत एक दूसरे से के साथ चैट करते हैं, या वीडियो कॉल पर बात करते हैं, या फ़ोन कॉल पर बात करते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं पे इसी एक प्रकार से कृत्रिम उपग्रह से संबंधित है। कृत्रिम उपग्रह क्या है? ये एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग और सूचना प्रणाली तंत्र या सूचना तंत्र प्रणाली जो होती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जो होती है, उसी के तहत काम करता है, ठीक है। तो जियोग्राफी ही नहीं बल्कि हर एक तरीके या हर एक तरीके के पहलू जो मनुष्य के जीवन से संबंधित होते हैं, उन सभी में आप देखते हैं इन चीज़ों का प्रयोग आम जीवन में होता रहा है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये सिलेबस पहले आपको जियोग्राफी में पढ़ने को नहीं मिलता था, ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को शामिल किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होते हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं। ऐसे छात्र छात्र जो कि बीए कर रहे हैं जियोग्राफी से 5th सेमेस्टर में, उनको भी यही पढ़ना है। और अगर मान लेते हैं आप जियोग्राफी से बीएससी भी कर रहे हैं तो भी आपको यही पढ़ना, क्योंकि बीए और बीएससी दोनों होता है जियोग्राफी से, ठीक है। होम साइंस से बीए भी होता है और बीएससी भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, 5th सेमेस्टर में मेजर मतलब माइनर का लफड़ा है नहीं, तो यानी मेजर सब्जेक्ट है। बाकी आप देखेंगे जो मेजर माइनर का सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है, तो उसको लेकर के कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आइए दूसरे पेपर, पहला पेपर जो है उसके बारे में प्रादेशिक भूगोल आपको पढ़ना है। उसका सिलेबस मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों ने उसको देखा, ठीक है। अब इसके बाद में जब मैं ये डिस्कस कर लूँगा, इसके बाद में हम चैप्टर वाइज वीडियो जिसके प्रोवाइड करवाएंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हिंदी में उसी पेपर का नाम आपके क्या लिखा है, सुदूर संवेदन। क्या नाम है? सुदूर संवेदन महोदय। क्या नाम है? सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसको आप जीआईएस बोलते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। समझ रहे हैं? इसी की मूल बातें, ठीक है, हमको जाननी है। क्लियर? यानी कि सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, सुदूर संवेदन से संबंधित तमाम प्रकार के पहलुओं के बारे में, और भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में, इसकी उपयोगिता खास करके आप देखते हैं जैसे बाढ़ आने से पहले, सुनामी आने से पहले, या एक प्रकार से भूकंप, ज्वालामुखी फटने से पहले, या किसी प्रकार के अचानक से आने वाली जो आपदाएं होती हैं प्राकृतिक, उन प्राकृतिक आपदाओं से पहले सूचना मिल जाती है। जैसे बारिश होना है, अब बारिश होना है पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि भाई पहले से ही देख लिया जाता है कि भाई किस समय में कहाँ पर कितनी बारिश होगी, आप अपने मोबाइल से ही देख पाते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कि भाई 75% बारिश से बादल छाए रहेंगे, मौसम का पूरा हाल जानने के लिए क्लिक करें, ऐसे आपके वहाँ पर गूगल एक फीचर देता है। तो वो एक प्रकार से जो वेदर वगैरह आप जान पाते, पानी कब बरसेगा, कितना बरसेगा, किस क्षेत्र में बरसेगा, ठीक है। ये सब एक प्रकार से इसी के तहत आप जान पाते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड सूचना, भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। अब आइए 8 इकाइयों में आपका सिलेबस जो बटा हुआ होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो यूनिट है आपका, उसमें आपको क्या पढ़ना है? देखिए 8 इकाई में आपका सिलेबस बटा होता है। यूनिट नंबर 1 यानी कि इकाई नंबर 1, इसमें आपको क्या पढ़ना है? सुदूर संवेदन की अवधारणा। अवधारणा मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की अवधारणा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम इसके अर्थ को समझेंगे। रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा क्या है, इसको भी जानेंगे, ठीक है।
और इसका कार्य क्षेत्र, यानी कि एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं या रिमोट सेंसिंग का क्या काम है, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम जानेंगे। पहले चैप्टर में हम यही चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक पहलुओं के बारे में ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद में विश्व और भारत में सुदूर संवेदन का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम विश्व स्तर पर देखेंगे कि सुदूर संवेदन का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किसके लिए हुआ, और उसके बाद में फिर भारत में कैसे विकास हुआ और इस तरीके से इसका विकास आज विश्व में और भारत में किस गति से हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो के माध्यम से या 2 से 3 क्लास के माध्यम से यूनिट नंबर 1 को हम समाप्त करेंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है, जैसे यूनिट नंबर 1 या इकाई के तहत मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे इसी इकाई में अब मैं बांट लूँगा चैप्टर्स में। जैसे मैं एक वीडियो जो बनाऊँगा वो होगी चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 की वीडियो एक होगी, फिर इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी हमारी वो चैप्टर 2 की होगी, ठीक है। यानी जितना हम उसमें कवर कर पाएंगे वो चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में हमको आगे पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के बारे में, यानी इकाई संख्या 2 के बारे में। इकाई संख्या 2 में आपका क्या संकलित है भैया? इकाई संख्या 2 में हमको पढ़ना है सुदूर संवेदन, यानी कि जो है रिमोट सेंसिंग के प्रकार। रिमोट सेंसिंग कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है। जैसे कि एक वायु वाहित होता है और एक अंतरिक्ष जनित होता है। तो एक वायु के द्वारा और एक अंतरिक्ष जनित होता है। तो ये 2 प्रकार के जो सुदूर संवेदन होते हैं इनके बारे में जानेंगे और भी इनसे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। 2 से 3 क्लास में ये भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर हमको 3 में पढ़ना है क्या? इकाई नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना भैया? यूनिट संख्या 3 में हमको पढ़ना है हवाई फोटोग्राफी। हवाई फोटोग्राफी मतलब क्या होता है? वायविक फोटोग्राफी भी इसको कहते हैं। इसी को एक प्रकार से हवाई फोटोग्राफी को वायविक फोटोग्राफी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा वायविक, ठीक है। वायविक फोटोग्राफी इसको बोलते हैं। यानी कि जब आप एक प्रकार से, जैसे कि वायविक फोटोग्राफी समझ रहे हैं, ड्रोन वगैरह आप देखते हैं उड़ते आप शादी ब्याह में आप देखते हैं ड्रोन उड़ रहा है और वहाँ से फ़ोटो खींची जा रही है, या हेलीकॉप्टर से या कृत्रिम उपग्रह में कैमरा लगा दिया गया, जो सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है पृथ्वी को, तो वहाँ पर कैमरा लगा दिया गया, तो ऊपर से हवाई फोटोग्राफी वही, यानी ऊपर से फ़ोटो खींचने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा विस्तार समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। हालांकि वर्तमान के ही दृष्टिकोण से बनाया गया, वर्तमान में ही विकसित हुआ है, तो इसकी प्रासंगिकता तो वर्तमान में है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुल मिलाकर के हवाई फोटोग्राफी की विशेषता, परिभाषा पर सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे, है क्या, किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होता है हवाई फोटोग्राफी का, सब कुछ देखेंगे। और अभी तक जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं इस टॉपिक से उसको भी चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है भाई? इकाई नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है सुदूर संवेदन उपग्रह के बारे में। किसके बारे में? सुदूर संवेदन उपग्रह के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्लेटफॉर्म एंड संवेदक। सुदूर संवेदन उपग्रह मतलब कि जो रिमोट सेंसिंग के जो उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग के ऊपर, चूंकि आप देखते कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे सेट किए गए हैं अलग अलग देश के, चूंकि अलग अलग देश अंतरिक्ष से इन्फॉर्मेशन लेता है पृथ्वी के बारे में या अंतरिक्ष के और पिंडों के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा और एक प्रकार से मंगल, बुध, इन सभी से जो जानकारी मिलती है, ये सब कैसे हैं, और ग्रहों के बारे में जानकारी, खगोल शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो वो सब एक प्रकार से जानकारी सुदूर संवेदन से ही मिलती है। तो उसको लेकर के कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं, यानी कि सैटेलाइट्स जो ऊपर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्थिर हैं, तो उनके बारे में। प्लेटफॉर्म बहुत सारे एक प्रकार से अंतरिक्ष में भी बनाए गए हैं, तो किन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है, और संवेदक यानी कौन कौन से एक प्रकार से जो एक प्रकार सूचना प्रदाता है वो कौन कौन से, उनके बारे में हम पूरा जानेंगे, कौन कौन से चीज़ों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 5 में हम लोग पहुँचेंगे। इकाई नंबर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है? सुदूर संवेदन, डाटा प्रोसेसिंग और अनुप्रयोग, यानी कि सुदूर संवेदन डाटा के बारे में समझना। डाटा माने क्या होता है? फैक्ट, तथ्य, ठीक है। सुदूर संवेदन में जो डाटा प्रोसेसिंग होती है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा अनुप्रयोग, यानी उस डाटा का हमको प्रयोग कहाँ पर करना होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दृश्य और डिजिटल इमेज प्रकरण तकनीकी, यानी कि जो दृश्य और डिजिटल जो फोटोग्राफी होती है उसकी जो तकनीक होती है, टेक्निक्स होती है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे इकाई नंबर 5 में। फिर हम आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 6 में। इकाई नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है?
इकाई नंबर 6 की अगर बात की जाए तो इकाई नंबर 6 में हमको पढ़ना सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग, यानी सुदूर संवेदन का प्रयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा संसाधन मानचित्र के रूप में करते हैं, पर्यावरण निगरानी के रूप में करते हैं, पर्यावरण में कैसे कैसे बदलाव होता है, कब तूफान तेज आएगा, कब क्या होगा, सारी निगरानी सुदूर संवेदन के माध्यम से होती है। और संसाधन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं, उनका एक रोड मैप या उनका एक प्रकार से मानचित्र बनाने में भी उपयोगी होता है हमारा रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन का एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा है हर एक चीज़ के क्षेत्र में या हर एक चीज़ को खोजने में। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दशा और दिशा कैसी रहेगी और संसाधन कहाँ पर कितने पाए जाते हैं, उनका मानचित्र बनाने में सुदूर संवेदन का बड़ा योगदान है। तो उसको समझेंगे कैसे कैसे और कई उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास रहेगा। यूनिट नंबर 7 के बारे में हम देखेंगे। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 7 में हमको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, वो एक प्रकार से मतलब जो एक प्रकार से विद्युत यानी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक जो विकिरण होती हैं, रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनके बारे में समझेंगे विशेषताएं, चूँकि इन्हीं किरणों के माध्यम से ही सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे अंतरिक्ष की सूचना पृथ्वी तक पहुँचने में इसी चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है। इसकी विशेषताओं को समझेंगे, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में समझेंगे और इनका क्या बैंड होता है उसके बारे में समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का संपर्क कैसे स्थापित होता है वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से, एक प्रकार से किस तरीके से एक आयन मंडल है वहाँ से किस तरीके से सूचनाएं आती हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा वर्णक्रमीय हस्ताक्षर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर इकाई नंबर 7 में। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 8 और लास्ट इकाई जो होगी, यानी कि हम लोग जो है 8वीं इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट इकाई जो है ये, इसमें क्या पढ़ना है? फोटो स्केल का निर्धारण, फोटो स्केल का निर्धारण करना हम जानेंगे, निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा भू आकृतिक विशेषताओं के बारे में की पहचान समझेंगे और व्याख्या समझेंगे। इसके अलावा स्टीरियोग्राम के बारे में जानेंगे, उपग्रह इमेज का भूमि उपयोग समझेंगे, भूमि कवर मानचित्र यानी कि जो एक प्रकार से पृथ्वी के मानचित्र जो सैटेलाइट्स हैं जो एक प्रकार से बना रही हैं, वहाँ से फ़ोटो खींच रही पृथ्वी की इमेज, उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जब मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से उसके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिलेबस आपका था। अब जो अगला सिलेबस आपका मैं डिस्कस करूंगा, शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 का सिलेबस जल्दी आएगा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? जिसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में, शैक्षिक आकलन के बारे में हम लोग जानेंगे पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 2 शिक्षा शास्त्र का जो होता है उसमें आप पढ़ेंगे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा पेपर 2 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में। तो इस दोनों का सिलेबस आपके समक्ष जल्द ही हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेबस डिस्कशन लगातार चल रहा है। आप लोग सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी। और एक बात मैं और सजेस्ट करूँगा कि 2024 में ही एक प्रकार से जो आपकी परीक्षा हुई है उसकी एक प्रकार से वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ देख लें, ठीक है। आप अगर एक प्रकार से देखना चाहते हैं सही तरीके से, तो मतलब जानना चाहते हैं कि पेपर कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो 2024 की ही वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लें। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करवाया गया है, ऑब्जेक्टिव वाला भी और लिखित वाला भी, और मॉडल पेपर बहुत सारे सॉल्व करवाए गए। तो आप उनको देख लेंगे, जब तक क्लासेस नहीं होती तब तक आप उनको देखें। हालांकि क्लासेस प्रारंभ भी हो चुकी हैं, तो आप उनको भी देखें, पुरानी वीडियोज़ को आप देख लें, मॉडल पेपर को कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती, तब आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस देता रहता हूं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको को करिकुलर कोर्स आपका पढ़ना है, यानी कि जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानना है, तो एक दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर। क्या चैनल है? को करिकुलर मास्टर, लिख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर नाम का एक चैनल है जो मैंने बनाया है। कौन सा चैनल है भैया? को करिकुलर मास्टर, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, को करिकुलर मास्टर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलेंगी। ये चैनल आपके लिए को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी विधिवत तरीके से करवाएगा, ठीक है। धन्यवाद।